हेलो लर्नर्स। कल जो हमने क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 शुरू करा था, ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको पहले जाके देखें, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट पे स्विच करना। तो हम इस पे जितना हमने पहले बताया था उससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने बताया था कि ये इस चैप्टर का जो नाम है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो आपको समझा दिया था कि वहाँ पे फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, उस वक्त राजा क्या था, जब वो राजा बना था कब बना था, और उस वक्त वहाँ का जो राजा का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे चल रहा था। उसके बाद 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, जो वहाँ पे एक फ़ोर्ट था, फोर्ट ऑफ बेस्टाइल्स, वहाँ के लोगों ने उस फोर्ट को तोड़ दिया, उसके पत्थर को मार्केट में सेल कर दिए। ये सब चीज़ें जो थी वहाँ पे हो रही थी कि मतलब बहुत ज़्यादा राजा के पास जो खजाना था वो बिल्कुल ख़त्म पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाने पड़े थे। उसके बाद चीज़ें जो सब हुई वो हम आज फिर उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और किस तरीके से वो सब चीज़ें हुई थी वो आज हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो जो सेकंड सब हेडिंग है वो है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। मतलब रिवॉल्यूशन कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, वो सब चीज़ें हम और भी ज़्यादा डीपली आज डिस्कस करने वाले हैं। Louis 16 had to increase tax for reason you have learnt in the previous section. लुई 16 को जो थे टैक्स बढ़ाने थे, क्यों, जो मैंने रीज़न थे वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। रीज़न क्या थे कि काफ़ी पहले से अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, वो अमेरिका के साथ मिलके वो ब्रिटेन से वार कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो खजाना था उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई थी। मतलब मिलिट्री के जो सोल्जर्स थे उनको पैसे देने के लिए सैलरी तक नहीं बची थी, और काफ़ी महंगे महंगे काफ़ी बड़े बड़े महल थे, उसका खर्चा, उन्हें देख रेख करने का खर्चा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा, जो कोर्ट चलता है कोर्ट चलाने का खर्चा, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज थे उनको चलाने का खर्चा, इतना खर्चा था कि राजा के पास जो था पैसा था ही नहीं। अब पैसा कहाँ से लेगा, मैंने आपको बताया था 3 स्टेट्स थी। फर्स्ट स्टेट्स जो क्लर्जी की थी, सेकंड स्टेट्स जो नोबल्स लोग थे, थर्ड स्टेट में जो थे कॉमन पीपल थे। तो पैसा तो सिर्फ कॉमन पीपल को देना था टैक्स के तौर पे। तो राजा ने सोचा कि टैक्स में मुझे टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइम्स ऑफ द मोनार्क डिड नॉट हैव टू पावर टू इम्पोज टैक्स। अब जो पुराने जो फ्रांस के जो पहले जो मोनार्क थे, ओल्ड रिजाइम जो था फ्रांस का, वो अपने तानाशाही के तौर पे कोई तानाशाही के तरीके से टैक्स नहीं बढ़ा सकते थे, वो अकेले टैक्स नहीं बढ़ा सकते थे। उन्होंने क्या बना रखी थी, एक पावर बना रखी थी, मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल के नाम से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना रखी थी, जो टैक्स से लेके जो भी कोई प्रपोजल होते थे उसमें वो लोग डिस्कस करते थे, वोट करते थे, देन वो चीज़ें आगे कंटिन्यू होती थी। लेकिन ये जो मीटिंग थी जनरल स्टेट्स की, ये लास्ट टाइम जो हुई थी 1614 में हुई थी। मतलब 1789 की तो मैं बात कर रहा हूँ जब लुईस 16 है, उससे पहले 1614, मतलब करीब 150 साल पहले से ही ये मीटिंग नहीं हुई थी, बहुत पहले कभी हुई होगी। उसके बाद 1614 के बाद जितने भी तानाशाही, मतलब तानाशाही कहेंगे, राजा तो नहीं कहेंगे इनको, जितने भी आए थे उन्होंने मीटिंग नहीं करी थी। उसके बाद अपनी मर्ज़ी से चल रहा था सब कुछ। तो उसके आगे चलते हैं। ये फिर जो राजा था लुईस 16 ने कहा टैक्स बढ़ाऊंगा, लेकिन इसने एक अच्छा काम करा कि इसने कहा कि जो टैक्स बढ़ाने का जो हमारा जो एक तरीके से तरीका जो है कि हम जनरल स्टेट्स की मीटिंग करें, उसमें वोट के तौर पे हम टैक्स बढ़ाएं, वोट लेकर टैक्स बढ़ाएं, चलो हम वही वाली चीज़ करते हैं। तो इसने 1789 में 5 मई 1789 को लुईस 16 ने क्या करा, वो असेंबली ऑफ जनरल स्टेट्स वो मीटिंग बुलाई, और उसमें नए मतलब टैक्स बढ़ाने के लिए जो प्रपोजल्स थे वो उसने आगे रखे कि हमें जो है टैक्स बढ़ाना है। और उसमें तीनों स्टेट से लोग आए, मतलब फर्स्ट स्टेट जो चर्च वाली स्टेट थी उससे भी लोग आए, सेकंड स्टेट जो नोबल्स थे वहाँ से भी लोग आए, थर्ड स्टेट से भी लोग आए। अब फर्स्ट और सेकंड स्टेट में से जो थे 300 और 300, मतलब दोनों में से 300 600 लोग आए थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट थी कॉमन पीपल वाली, उसमें से 600 मेंबर्स आए थे। अब जो इनका जो लोग थे, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे, वो तो आमने सामने बैठे थे सीट पे,
लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको पीछे खड़ा कर दिया कि चलो भाई तुम नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम हो कॉमन पीपल, तुम हो थर्ड स्टेट के, तुम पीछे खड़े रहो। हालांकि वो भी काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थे, वो नोबल से ज़्यादा एजुकेटेड थे, उनमें लॉयर थे, उनमें टीचर्स थे, बड़े बड़े लोग थे। और बाकी जो बिल्कुल ही थर्ड स्टेट में बिल्कुल ही लोअर क्लास के जो लोग थे, पीजेंट हो गया, पीजेंट आर्टिसंस और औरतें वोरतें हो गए, इनसे कहा कि तुम असेंबली में नहीं आ सकते। तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ लेटर लिख सकते हो कि अपनी जो भी बात आगे रखनी हो आपको मीटिंग में, उसको लेटर के तौर पे दे सकते हो। तो करीब 40,000 लेटर्स जो थर्ड स्टेट के लोग, जो पीजेंट थे, जो आर्टिसन थे, वुमेन्स थे, उन्होंने असेंबली को दिए थे। उसके बाद क्या होता है, वोटिंग जो था वहाँ का, जो असेंबली में वोटिंग का जो नियम चलता आ रहा था कि लोग किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे वोटिंग कैसे देंगे, वो ये था कि हर स्टेट के लोग एक वोट देंगे। अगर हर स्टेट के लोग एक वोट देंगे तो क्या होता कि थर्ड स्टेट के लोग जो चाहते थे कि टैक्स बढ़े ना, और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे वो चाहते थे कि टैक्स बढ़े, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों का वोट मिलके 2 वोट बन जाते, और थर्ड स्टेट के लोगों का सिर्फ 1 वोट रहता, जिससे क्या होता कि वो लोग हार जाते और टैक्स ज़्यादा हो जाता। लेकिन उस टाइम पे क्या था, लुइस 16 ने कहा कि भैया हम तो वही वाली प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे कि हर स्टेट के लोग एक वोट दें। लेकिन जो मेंबर थे थर्ड स्टेट के, वो चाहते थे कि हर इंसान की एक वोट हो। मतलब जैसे फर्स्ट स्टेट के लोगों की 300 वोट, सेकंड स्टेट के लोगों की 300 वोट बैठेंगे क्योंकि 300 लोग थे, थर्ड स्टेट के लोगों की 600 वोट। और वो कह रहे थे कि हर स्टेट के लोगों की एक वोट हो, हर स्टेट को अलग अलग माना जाए, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को कंबाइन ना करे। तो उससे जाहिर सी बात है कि थर्ड स्टेट जो था वो जीत जाता और टैक्स नहीं लग पाता। अब ये जो हर इंसान का, हर पर्सन का एक वोट गिना जाए, ये होता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल किसका है, डेमोक्रेसी का। ऐसा हर जगह नहीं होता, ये सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है। जैसे इंडिया में हम वोट देते हैं तो हर इंसान की क्या होती है, एक वोट गिनी जाती है। तो हमारी इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में यही होता है। तो ये प्रिंसिपल किसने दिए थे, जे रसियो ने। जे रसियो से ये चीज़ें उन्होंने वहाँ पे रखी थी। प्रिंसिपल किसके थे, फिलोसोफर थे, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, जे रसियो नाम था उनका। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उनमें इसके बारे में, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बारे में उन्होंने जिक्र करा था उस किताब में। लेकिन भैया अब किंग तो नहीं चाहता था कि ना इस तरीके की चीज़ें हों। किंग ने क्या करा, उसको रिजेक्ट कर दिया, उनकी जो आइडिया थे उनको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया। और तो पब्लिक ने क्या करा, असेंबली से, जनरल असेंबली से थर्ड स्टेट के लोग बाहर आ गए, और बाहर आके उन्होंने क्या करा, अब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने फ्रेंच नेशन के लिए क्या करा, अपने लिए एक इंडिपेंडेंस के नारे लगाने शुरू कर दिए कि हमें चाहिए आज़ादी। 20 जून की बात है, 20 जून की बात है। एक जो उनका राजा का जो एक फोर्ट था, वर्सेल्स के नाम से, उसमें उसके हॉल में एक इंडोर टेनिस का कोर्ट था, टेनिस कोर्ट। उस कोर्ट में जाके वो सब लोग बैठ गए वहाँ पे, और उन्होंने कह दिया हम हैं नेशनल असेंबली, हम यहाँ की मोनार्की को ख़त्म करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे फ्रांस को। और उन्होंने क्या करा, ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाना शुरू कर दिया फ्रांस के लिए। उनमें काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम जो हैं टेनिस कोर्ट में थे, एक मीराबू और एक अब्बेसियस। अब मीराबू कौन थे, मीराबू थे कि सेकंड क्लास, जो सेकंड एस्टेट के लोग थे, नोबल फैमिली थे। मीराबू भी नोबल फैमिली के ही थे, लेकिन वो फिर भी थर्ड स्टेट के लिए थे, तो थर्ड स्टेट के लोगों के लिए स्टैंड ले रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तानाशाही, ज़मींदारी सिस्टम, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे चले। तो इस वजह से उन्होंने थर्ड स्टेट के लिए काफ़ी अच्छा अपना स्टैंड लिया था। एक अब्बेसियस के नाम से थे। अब्बेसियस जो थे, ये थे एक प्रीस्ट थे। अब्बेसियस जो थे वो थे एक प्रीस्ट। इन्होंने काफ़ी अच्छा पैम्पलेट भी लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज़ दी थर्ड स्टेट। ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे प्रचलित हुआ था, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, पब्लिक ने इसको काफ़ी पढ़ा भी था।
और इससे लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी हुए थे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। देखो द टेनिस कोर्ट और ये वहाँ का जो सीन है, उसके सीन को किसी ने अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश कर रखी है। बीच में जो खड़े हैं ये शायद वो ये मीरा भी हैं, ये शायद वही है। ये जो वाइट कपड़ों में ये खड़े हैं एब्बेसियस हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब जब नेशनल असेंबली तो टेनिस कोर्ट में बैठ के वर्सेल्स के टेनिस कोर्ट में बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी, उस टाइम जो फ्रांस था वो क्या कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा भूखमरी से, काफ़ी ज़्यादा परेशानी से जूझ रहा था। ख़तरनाक विंटर हो रही थी, सर्दियाँ इतनी ज़्यादा थी कि पूरी फसल ख़राब कर दी। उसके बाद ब्रेड जो थे उसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए थे। अब जब ब्रेड के ज़्यादा काफ़ी प्राइस महंगे हो गए थे, मैंने ब्रेड बताया था उनका स्टेपल डाइट था, सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला डाइट जो था वो ब्रेड ही था उस टाइम पे। तो जो मालदार लोग थे उन्होंने उस चीज़ की सिचुएशन का काफ़ी फ़ायदा उठाया, मतलब प्राइस इतने ज़्यादा महंगा कर दिया। उसके बाद घंटों घंटों तक पब्लिक लाइन में लगी पड़ी है बेकरी के, तब जाकर उनको कुछ खाने को मिल रहा है, वो भी इतना महंगा महंगा। तो वहाँ पे क्या था, लोगों ने, कुछ औरतों ने क्या करा, एक दुकानों में अंदर गुस्से में अंदर लूट पाट करनी शुरू कर दी। अंदर गुस्से में अंदर घुस रहे हैं, छीन रहे हैं, फ्री में खा रहे हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन इम्बैलेंस हो गई। तो जो लुईस 16 था उनको लगा कि भैया शहर में ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कुछ ट्रूप्स अपने भेज दिए देखने के लिए पेरिस में। अब जब वो ट्रूप्स आए, उनको देख के ऐसा उनको, हालांकि उनका कोई ऐसा मकसद नहीं था कि वो पब्लिक को परेशान करें, लेकिन पब्लिक को किसी ने इस तरीके की अफवाह फैला दी कि हमें पीटने मारने आए हैं और हमें यह मार देंगे। उस दिन 14 जुलाई का दिन था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था 14 जुलाई 1789 से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ये वही दिन था। लोगों को ये लगा भैया ये तो मुझे मारने आ रहे हैं। उन्होंने क्या करा, एजिटेशन, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और फोर्ट ऑफ बेस्टिल को वहीं पे तोड़ दिया। जो उनका राजा का जो किला था फोर्ट ऑफ बेस्टिल, जिसमें से कुछ कैदी भी उन्होंने छुड़ाए थे, उन्होंने फोर्ट ऑफ बेस्टिल पे हमला कर दिया। वहाँ के जो जनरल थे उनको वहाँ पे उन्होंने मार दिया। कुछ और ब्रिटिशर्स को, जो फ्रांस के जो फोर्ट ऑफ बेस्टिल में जो ऑफिसर्स लोग थे उनको सबको उन लोगों ने वहीं पे मार दिया था। और जो गन वगैरह थी वो सब लूट ली थी। तो कंट्री साइड, मतलब गांव देहात के एरिया में किसी ने ये अफवाह फैला दी कि राजा ने कुछ डाकुओं को हायर कर रखा है, डाकुओं को अपने काम पे लिया है ताकि वो हमारे फसल को काट सके, फसल को बेकार कर सके, फसल को जला के बेकार कर दें। तो भैया गांव के लोग तो यही होते हैं कि जैसा सुन लिया वैसा मान लिया। उन्होंने क्या करा, डर से अपनी कुल्हाड़ी वगैरह, अपने जितने भी खेती करने के जितने भी हथियार थे उनको लिया और महलों पे, राजा के महल पे, और जो बड़े बड़े नोबल्स थे, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, सबके घरों में हमला कर दिया। राजा के महल तोड़ दिए, घरों में हमला कर दिया। तो नोबल्स क्या थे, वहाँ से निकल के भागे और दूसरे देश में जा के चले गए। उन्होंने उनके घरों को जला दिया। उसके बाद जो उनके कागज़ थे, मतलब जो उन्होंने नोबल्स से उधार ले रखा था, उन सब कागज़ों को उन्होंने वहीं पे जला दिए। सब नोबल्स के घर ख़त्म कर दिए। काफ़ी नोबल्स उस वक्त वहाँ से चले भी गए थे, दूसरी कंट्रियों में चले गए थे। Faced with the power of revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition of the National Assembly and accepted the principle that his power would not come on to be checked by the Constitution. राजा ने क्या करा, जब ये सब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो गई थी तो राजा ने नेशनल असेंबली का जो रिकॉग्निशन था, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा था, उसको मान लिया। लेकिन ये कहा कि मेरी जो पूरी पावर है वो ख़त्म नहीं होगी। मैं भी जो भी डिसीजन लूँगा वो एक बार नेशनल असेंबली चेक करेगी, लेकिन मेरी पावर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती। मतलब थोड़ा सा दोनों ने कंप्रोमाइज़ करके कर दिया। 4 अगस्त 1789 को जो असेंबली ने पास कर दिया एक कॉन्स्टिट्यूशन। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने पास कर दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन पास करा और ये जो फ्यूडल सिस्टम था इसको हटा दिया, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और जो क्लर्जी थे, जो बड़े बड़े चर्च थे, जिनके पास इतनी इतनी ज़मीन थी कि पूरा शहर बस जाए उसमें, इतनी इतनी ज़मीन थी, उनसे पूरी ज़मीन राजा को कब्जे में लेनी पड़ी, उनसे लेनी पड़ी। और वो जो टैक्स लेते थे तिथिस के नाम से,
जो चर्च वाले क्लर्जी लोग थे वो एक तिथिस के नाम से टैक्स लेते थे थर्ड स्टेट के लोगों से, वो टैक्स उन्होंने ख़त्म करा। उसके बाद उनकी ज़मीन ले ली और चर्च को कन्फिस्केट कर दिया। और तो राजा ने कितना पैसा उनसे, चर्च के पास से जितना भी पैसा बरामद हुआ वो था 2 बिलियन लीवर्स। लीवर्स क्या था? लीवर वहाँ की करेंसी का नाम है। तो चर्च के पास से 2 बिलियन लीवर्स पैसा उस वक़्त बरामद हो गया था। अब फ्रांस क्या बना? फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब, मोनार्की का मतलब है जिसमें एक राजा रहता है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि हम लोग बिल्कुल ही प्राइम मिनिस्टर होता है उसको चूज़ करके लाते हैं वोट के तौर पे, लेकिन मोनार्की है। मोनार्की मतलब राजा की पावर अभी है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि राजा के नीचे जो नेशनल असेंबली काम कर रही है वो लोगों ने चुनी है, वो राजा को चेक करती रहेगी कुछ कुछ टाइम बाद। जो भी राजा करेगा वो उसके अंडर में रहेगा नेशनल असेंबली के। तो अब फ्रांस क्या बन गया था? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। वहाँ का सिस्टम, द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 में जो था नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करा। अब उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन एम था, मोटिव जो था वो था कि मोनार्क जो था उसकी पावर, मतलब राजा लुइस 16 की पावर कम करो। एक ही आदमी के हाथ में सारी पावर नहीं रहनी चाहिए। पावर को क्या करा उन्होंने? सेपरेट करा। किन चीज़ों में? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर वो होते हैं जो लोग, जो जैसे इंडियन पार्लियामेंट में क्या है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीन पावर हैं इंडिया में भी। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लेजिस्लेचर वो होते हैं जो कानून बनाते हैं, मतलब जो लोग संसद में बैठे हैं उनको बोलते हैं लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कानून लागू करते हैं। जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, एग्जीक्यूटिव उसको लागू करते हैं, मतलब लोगों के बीच में उस चीज़ को इम्पोज करते हैं। जुडिशरी ये होती है कि जो जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो फैसले करते हैं, अगर किसी के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सोल्व करते हैं। अब इसके बाद ये डायग्राम है जिसमें बता रखा है कि उस टाइम का जो सिस्टम था वो कैसे चलता था। एक सेकेंड, हाँ ऐसे ही। सबसे पहले क्या था? एक्टिव और, सबसे पहले दो तरीके के सिटीजन थे। एक थे पैसिव सिटीजन, एक थे एक्टिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन वो थे जिनके पास वोट देने का कोई राइट नहीं था, मतलब वो लोग वोट नहीं दे सकते थे, जिनमें करीब 3 मिलियन लोग थे। उनमें बच्चे थे, औरतें थीं और ऐसे लोग थे जो अपने 3 दिन की कमाई राजा को नहीं दे रहे थे। मतलब राजा के पास 3 दिन की कमाई देनी पड़ती थी, जो नहीं देंगे तो वो वोट देने का उनके पास राइट नहीं था। एक्टिव सिटीजन वो थे जो वोट दे सकते थे। करीब 4 मिलियन लोग थे वो, और टोटल पॉपुलेशन 28 मिलियन थी। उसमें से 4 मिलियन लोग वो थे जो एक्टिव सिटीजन थे। एक्टिव सिटीजन लेकिन नेशनल असेंबली में डायरेक्ट वोट नहीं करते थे। वो क्या वोट करते थे? इलेक्टर्स को। इलेक्टर्स करीब 50,000 लोग थे, वो उनको वोट करके इलेक्टर्स को लाते थे। अब 50,000 में से 445, वो 745 मेंबर्स जो थे वो नेशनल असेंबली में बैठे थे। अब ये इलेक्टर्स जो 50,000 थे वो 745 मेंबर्स को वोट करते थे जो नेशनल असेंबली में बैठे थे। अब वो उसके नेशनल असेंबली में भी कोई डिवीज़न थे। मिनिस्टर, नेशनल असेंबली के अंदर मिनिस्टर्स बैठे थे जिनको नेशनल असेंबली खुद बनाती थी, और वो राजा तो अलग एक मोनार्क था ही, राजा को वो कंट्रोल करती थी नेशनल असेंबली। लेकिन राजा के पास एक वीटो पावर भी थी। अब वो वीटो पावर क्या है वो मैं आगे समझाऊंगा। अब यही एक्टिव सिटीजन जो थे वो जज को भी वोट करके बनाते थे। जो जुडिशरी थी ना, वो पार्ट भी एक्टिव सिटीजन ही बनाते थे वोट करके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने किसके हाथ में दे दी पावर? नेशनल असेंबली के हाथ में लॉ बनाने की। जो कैसे होते थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, मतलब जो डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होते थे। सिटीजन किसको वोट करता था? इलेक्टर्स को वोट करते थे, और जो इलेक्टर थे वो चूज़ करते थे नेशनल असेंबली। हर सिटीजन वोट नहीं करता था। कुछ सिटीजन के पास राइट थे वोट करने के, कुछ के पास नहीं थे। जो आदमी 25 साल से बड़े हैं और जो टैक्स देते हैं, जो 3 दिन का उनका वर्क है, जो 3 दिन का वो काम करने के पूरे महीने में से 3 दिन की कमाई वो अगर टैक्स के तौर पे देते हैं तो वो एक्टिव सिटीजन है, वो वोट दे सकते हैं।
और जो आदमी और औरत जो पैसिव सिटीज़न है, मतलब जो टैक्स नहीं दे पा रहे, वो क्या होते हैं कि वो वोट नहीं दे सकते, वो पैसिव सिटीज़न है। इलेक्टर्स और मेंबर ऑफ द असेंबली कौन होते हैं? जो काफ़ी ज़्यादा टैक्स देने वाले होते हैं, उनको क्या जगह मिलती है? इलेक्टर्स की जगह मिलती है। जो और भी ज़्यादा टैक्स देने वाले हैं उनको तो असेंबली में मिल जाती है जगह, जो और भी ज़्यादा देते हैं उनको मिनिस्टर ही बना देते हैं। ये अलग अलग तरीके की चीज़ें वहाँ पे चल रही थी वोट देने को भी। मतलब वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, मतलब वहाँ पे हर कोई वोट नहीं दे सकता था जैसे इंडिया में होता है। वहाँ पे उनका अलग तरीका था, लेकिन फिर भी पहले से थोड़ा बेहतर था। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन। उन्होंने क्या क्या राइट दिए कॉन्स्टिट्यूशन ने? राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब जो चाहे इंसान बोल सकता है, बस दूसरे को ठेस न पहुँचे। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर कोई इक्वल है लॉ के आगे, हर किसी को बराबर सज़ा मिलेगी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कोई किसान हो, हर किसी को जो गुनाह है उसकी चीज़ सज़ा बिल्कुल सेम है। और थोड़े से इधर उधर के काफ़ी राइट जो थे वो नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दे दिए थे। ईच ह्यूमन बाय बर्थ कुड नॉट बी टेकन अवे, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स नेचुरली। स्टेट की जो थी ड्यूटी थी कि वो सिटीजन्स के नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करके रखें। द मेजोरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन द 18th सेंचुरी, जो मेजोरिटी थी मैन और वुमेन की 18th सेंचुरी की, वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ नहीं पाते थे, मतलब हर लोग पढ़ा लिखा नहीं था, तो उनको क्या दिखाते थे? प्रिंटेड वर्ड्स। उनके जो उस टाइम के जो लीडर्स थे वो एक डायग्राम, मतलब एक फ़ोटो बना बना के अपनी चीज़ें उन्हें समझाते थे। अपने अच्छे अच्छे डायग्राम उन्होंने बना रखे थे, अलग अलग सिंबल्स बना रखे थे जो राइट्स को दिखाने के लिए, जो उनके राइट्स थे, अधिकार थे, उनको दिखाने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके के सिंबल्स क्रिएट करे थे। जैसे द ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन क्या है कि एक टूटी हुई हथकड़ी, ये एक फ्रीडम, मतलब ये दिखाती है कि हम लोग अब फ्री हैं, ये दिखाती है कि अब आज़ादी मिल चुकी है, फ्री हैं। उसके बाद बंडल ऑफ रोड्स, मतलब काफ़ी सारी रोड्स बंडल में, इससे ये पता पड़ता है कि बंडल में रहोगे तो टूटोगे नहीं, एक रहोगे तो टूट जाओगे, एक तरीके से यूनिटी को दर्शाती है। द आई विद इन ए ट्राइंगल रेडिएशन, द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव विद द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। मतलब अब हर चीज़ नोटिस होगी, कोई भी चीज़ नज़र से बाहर नहीं रहेगी। ये एक तरीके से दिखाती है कि कोई भी चीज़ अब इग्नोर नहीं होगी। सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये स्केप्टर है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर को दिखाता है। ये स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम अ रिंग, मतलब एक ऐसा सांप जो अपनी ही पूंछ को खा रहा है। ये इन्फिनिटी को दिखाता है, मतलब ये दिखाता है सिंबल ऑफ इटर्निटी, मतलब ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हो रही। इटर्निटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो। द रिंग इज़ नेदर बिगिनिंग नॉर एंड। इस रिंग का जो मतलब है कि ये कभी ना शुरू हो रही है ना ये कभी ख़त्म होगी, रिंग हमेशा ही घूमती रहेगी, चलती रहेगी। इसका मतलब ये है। रेड फाइजियन कैप, मतलब ये एक रेड कलर का कैप है जो स्लेव्स, जो मज़दूरों ने पहना था आज़ाद होने के बाद। ब्लू वाइट रेड, ये नेशनल कलर्स हैं फ्रांस के। द विंज्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, मतलब जो वहाँ का कानून था उसको पर्सोनिफाइड करके उसको इंसान के तौर पे बना के दिखा। जैसे हमारे यहाँ पे देखा होगा आपने, जो अदालत में देखी है कि एक औरत खड़ी रहती है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। तो इनका, हमारा तो वो है, इनका ये है कि एक औरत है जिसके पंख लगे हुए हैं। द लॉ टैबलेट, द लॉ इज सेम फॉर ऑल और इक्वल्स एंड बिफोर इट। ये टैबलेट क्या है ना, इस पर एक तरफ जो लॉ लिखे हुए हैं जो बड़े लोग हैं उनके लिए, एक तरफ जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनके लिए, दोनों बिल्कुल सेम है। तो इससे दिखाने का ये मतलब है कि लॉ सबके लिए अब बराबर है। फिलहाल इसका सेकंड पार्ट अब यहाँ तक ही रखेंगे। आपको वीडियो समझ में आई हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, जितना हो सके शेयर करो, जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब करो। और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आगे भी मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, और जितना हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।